कॉन्शियसनेस क्या होता है? क्या साइंस कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर सकती है? कॉन्शियसनेस और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होता है? इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। डिफरेंट एग्जांपल से हम इस वीडियो में कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करेंगे और इन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे थॉमस नेगल के एक फेमस पेपर से, जो कि उन्होंने 1974 में लिखा था इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल्स इन फिलोसॉफी, जिस जर्नल का नाम था द फिलोसॉफिकल रिव्यू। इस वीडियो में हम ये बातें नहीं करेंगे कि कॉन्शियसनेस मतलब फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स एंड ऑल, जो आपको ऑलरेडी पता है। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको कॉन्शियसनेस के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। कॉन्शियसनेस को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज फिजिकलिज्म एंड सेकंड इज डुअलिज्म। फिजिकलिज्म कहता है कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो फिजिकल है, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और बाकी सारी वस्तुएं जो भी इस दुनिया में मौजूद है, दैट इज फिजिकल। माइंड, थॉट, बिलीव्स, डिजायर्स, होप, ये भी सारी चीजें फिजिकल है, ये फिजिकलिज्म का कहना है। फिजिकल चीजों के अलावा इस दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ फिजिकल इन नेचर है, ऐसा फिजिकलिस्ट मानते हैं। फिजिकलिज्म हमें रिडक्टिव थ्योरी देता है। रिडक्टिव थ्योरी कहते हैं कि सम फिनोमेनॉन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स अदर पार्ट्स, मतलब हम किसी एक चीज को उसके पार्ट्स के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कार को समझना हो तो आप उस कार को पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसके हर एक पार्ट की अंडरस्टैंडिंग करके आप उस कार को समझ सकते हो। तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनॉन को सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करके उस फेनोमेनॉन को समझ सकते हो। अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो एज पर रिडक्टिव थ्योरी, लाइटनिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही ऑन द अदर हैंड आता है डुअलिज्म। डुअलिज्म बात करता है कि देयर आर टू रियलिटीज, फर्स्ट इज माइंड एंड सेकंड इज मैटर। डुअलिज्म फेमसली दिया था रेने डेकार्ट ने। मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी में डेकार्ट बोलते हैं कि देयर आर टू रियलिटीज, फर्स्ट इज माइंड एंड सेकंड इज मैटर, और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो फिजिकलिज्म में सिर्फ एक रियलिटी है, दैट इज मैटर एंड एवरीथिंग इज मैटर, और डुअलिज्म में दो रियलिटीज है, माइंड एंड मैटर। फिजिकलिज्म के अंडर आता है रिडक्टिव थ्योरी और रिडक्टिव थ्योरी के अंडर आता है बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, माइंड बॉडी आइडेंटिटी। और इस पेपर में थॉमस नेगल उसी रिडक्टिव थ्योरी पे अटैक करते हैं, और जब वो रिडक्टिव थ्योरी पे अटैक करते हैं तो बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, माइंड बॉडी आइडेंटिटी, इन सारी चीजों पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब हम आते हैं कॉन्शियसनेस की ओर। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इमेजिन करिए कि आप एक 50 फुट के इंसान हो। तो आपने क्या इमेजिन किया? आप इमेजिन करोगे कि आप खड़े खड़े नारियल तोड़ सकते हो, आपकी हाइट पेड़ों जितनी है, आप खड़े खड़े दूर दूर तक देख सकते हो, आपको गाड़ियाँ छोटी छोटी दिखाई देगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने इमेजिन करी होगी अगर आपकी हाइट 50 फुट होगी। अब इमेजिन करिए यू आर अ रॉक, ये वाला नहीं, ये वाला। सो आपने क्या इमेजिन किया? हाउ डज इट फील्स टू बी अ रॉक? कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट? क्योंकि रॉक डज नॉट हैव एनी फीलिंग। रॉक कोई आवाजें नहीं सुन सकता, रॉक देख नहीं सकता, रॉक सुन नहीं सकता, रॉक कुछ भी चीजें फील नहीं कर सकता। सो यू कैनॉट इमेजिन बीइंग अ रॉक। और वो चीज जो 50 फुट के इंसान में है और वो रॉक में नहीं है, दैट थिंग इज कॉन्शियसनेस। नेगल बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा फीचर होता है समथिंग लाइक टू बी दैट थिंग। नेगल इसे एक्सप्लेन करने के लिए मोनालिसा का एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करिए कि कोई फ्रांस के लूर में जाके मोनालिसा की पेंटिंग देखता है। उस पेंटिंग का एक्सपीरियंस उस आदमी के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इमेजिन कोई एलियन आता है और उनके पास ऐसा एक डिवाइस है कि उस डिवाइस से पता चलता हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या दिख रहा है, कौन सी इमेज आ रही है। तो वो डिवाइस दिखाएगा कि तुम्हारे ब्रेन में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें मोनालिसा दिखाई दे रही है, लेकिन वो डिवाइस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि उस चीज को तुम कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो पेंटिंग देख के तुम क्या फील कर रहे हो, वो चीज वो डिवाइस एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ पेन, तुम ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि कोई चलते चलते गिर गया और उसका हाथ जाके किसी चीज से टकराया और उससे उसके हाथ में स्वेलिंग हो गई और उस स्वेलिंग की वजह से उसका हाथ नीला पड़ गया है। ये सारी चीजें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन उस वक्त वो इंसान क्या महसूस कर रहा है, वो चीज तुम फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये चीज हर एक के लिए डिफरेंट होगी। दैट पेन फील्स अ सर्टेन वे, और इसी चीज को नेगल बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इसे तुम कॉन्शियसनेस, क्वालिया,
फेनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, व्हाट इज इट लाइक टू बी, ऐसे कई नाम दे सकते हो जो कि सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बट ये सभी चीज़ें एक दूसरे के आसपास है और जनरली ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। अब ये कॉन्शियसनेस एम्पैथी और इमेजिनेशन से डिफरेंट है। एम्पैथी मतलब किसी और के नज़रिए से उस दुनिया को देखना, बी इन समवन एल्सेस शूज एंड वॉक इन इट। इट्स मोर ऑफ एन इमेजिनेटिव प्रोसेस। तुम इमेजिन करते हो कि सामने वाला इस सिचुएशन में क्या फील कर रहा होगा, लेकिन खुद से तुम इस चीज़ को फील नहीं कर सकते कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। तो जब हम सामने वाले के प्रति एम्पैथी दिखाते हैं तो हम हमारे ओन एक्सपीरियंसेस से ये कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मुझे क्या फील होता, उसके हिसाब से सामने वाले इंसान को इस वक्त क्या फील हो रहा होगा। दैट इज एम्पैथी। लेकिन कॉन्शियसनेस इज नॉट एम्पैथी। अब हम आते हैं ऑन व्हाट इज इट लाइक टू बी अ बैट, यानी एक चमगादड़ होना कैसा लगता है। हम ह्यूमन बींग्स एक्सटर्नल वर्ल्ड को परसीव करते हैं थ्रू आवर 5 सेंसेस। वहीं पे बैट्स एक्सटर्नल वर्ल्ड को परसीव करने के लिए यूज करते हैं सोनार यानी कि इकोलोकेशन का। वो अपने माउथ से हाई फ्रीक्वेंसी श्रीक्स छोड़ते हैं और वो साउंड जाके चीज़ों के ऊपर टकराता है और वो साउंड उन चीज़ों से बाउंस करके बैट्स की तरफ जाता है। इससे उनको पता चलता है कि सामने एक ऑब्स्टेकल है और हमें यहाँ पे एक टर्न लेना है। और इसी तरीके से बैट्स रात को फ्लाई करते हैं। तो क्या ह्यूमंस ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात करी, हमारे पास अपने 5 सेंसेस है और उन 5 सेंसेस के थ्रू हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे पास वो सेंस ऑर्गन्स नहीं है जो बैट्स के पास है, इसलिए हम वो चीज़ एक्सपीरियंस या इमेजिन नहीं कर सकते जो बैट्स एक्सपीरियंस करते हैं। हम ये तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हमारे पंख है और हम पंख फड़फड़ा रहे हैं और ऊपर से हमें दुनिया कैसी दिखाई दे रही है, ये सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं एक्सपीरियंस कर सकते कि एकोलोकेट करके बैट्स कैसे फ्लाई करते हैं। इसीलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है टू क्रिएट अ नोशन ऑफ बैट। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और अगर हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है कि बैट्स कैसा महसूस करते हैं तो हमें हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। हम इस ह्यूमन बॉडी में रह के बैट्स को इमेजिन नहीं कर सकते। एक बैट को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें खुद एक बैट बनना पड़ेगा। हम में और बाकी इंडिविजुअल्स या एनिमल्स में कई कॉमन परसेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हंगर, थर्स्ट, लस्ट, फियर, पेन। लेकिन ऐसे भी कुछ परसेप्शंस होते हैं जो सिर्फ उस एनिमल या फिर बर्ड के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल बैट्स में सोनार या फिर किसी एनिमल को अंधेरे में चीज़ें दिखती हैं। हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके बियॉन्ड उस एनिमल को चीज़ें दिखाई देती है जो कि हम अपने नेकेड आइज से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अगर कोई ब्लाइंड या डेफ है तो उसका परसेप्शन अलग होगा एक ऐसे आदमी के परसेप्शन से जो देख सकता है और सुन सकता है। उसका परसेप्शन हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होगा एंड वाइस वर्सा। हमारा परसेप्शन जो इंसान देख सकता है उसका परसेप्शन एक्सेसिबल नहीं होगा एक ब्लाइंड पर्सन को। मैरीज रूम एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो 1982 में फ्रैंक जैक्सन ने प्रपोज किया था। वो बोलते हैं कि इमेजिन करिए मेरी नाम की एक लड़की है, शी इज़ अ साइंटिस्ट। उसको कलर के बारे में हर एक चीज़ पता है। उसको ये पता है कि कलर क्या होता है, कलर के कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स होते हैं, कलर्स का सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। मेरी को ये सारी जानकारी है, लेकिन वो एक ब्लैक एंड वाइट कमरे में बंद है, जिस कमरे में उसे ब्लैक और वाइट के सिवा और कोई कलर नहीं पता। उसने अब तक रेड, ग्रीन, येलो कोई भी कलर नहीं देखा। उसने कलर के बारे में सिर्फ पढ़ा है और कलर के बारे में जानने के लिए जितनी भी सारी बातें हो सकती है वो उसको पता है। एक दिन मेरी उस रूम से बाहर आती है और बाहर आके वो एक रेड एप्पल देखती है। तो जैक्सन पूछते हैं कि वो एप्पल का रेड कलर देख के क्या मेरी कुछ नया सीख पाई? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज यस। मेरी ने अब तक कलर्स को सिर्फ थ्योरी में पढ़ा था, लेकिन जब वो अपनी आंखों से उस कलर को देख रही है तो वो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और उसे बोलते हैं क्वालिया। जैक्सन इस थॉट एक्सपेरिमेंट से बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के फिजिकल डिस्क्रिप्शन से वो चीज़ क्या है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। जब मैरी रेड को एक्सपीरियंस करती है, शी एक्सपीरियंसेस क्वालिया एंड दैट क्वालिया इज व्हाट इट इज लाइक प्रॉपर्टी ऑफ दैट थिंग, जो थॉमस नेगल इस पेपर में बात कर रहे हैं। फिजिकलिज्म और क्वालिया इन अ वे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिजिकलिज्म बात करता है चीज़ों के डिस्क्रिप्शन के बारे में,
लेकिन क्वालिया बात करता है तुम्हारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में, जो चीज़ तुम फील कर रहे हो उसके बारे में। साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन चीज़ों से तुम्हें किसी चीज़ का एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, लेकिन वो चीज़ असल में क्या है ये तुम जान नहीं सकते। फिजिकल डिस्क्रिप्शन तुम्हें बताता है कि वो चीज़ क्या है, व्हाट द थिंग इज, और क्वालिया तुम्हें बताता है व्हाट दैट थिंग फील्स लाइक, वो चीज़ तुम्हें कैसे महसूस हो रही है। अगर हम पेन का एग्जाम्पल ले या कलर का एग्जाम्पल ले, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमें पेन या कलर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि वो कलर सामने वाले को कैसा फील हो रहा है। अगर कोई पेन एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस पेन का नेचर क्या है ये तुम फिजिकल डिस्क्रिप्शन से पता नहीं लगा सकते। ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज है, और नेगल बोलते हैं कि वी लैक द वोकेबलरी टू डिस्क्राइब दिस सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जैसे जैसे ऑब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे सब्जेक्टिविटी दूर होती चली जाती है, एंड वाइस वर्सा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन कहेगा कि साउंड इज अ वेव फेनोमेनॉन। रिडक्शनिस्ट साइंटिस्ट साउंड को एयर वाइब्रेशन से एक्सप्लेन करेंगे, और साउंड की जितनी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज है उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन इसमें साउंड का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो पीछे छूट जाएगा। साउंड का जो ऑडिटरी व्यू पॉइंट है उसके बारे में बात नहीं होगी। जब तुम कोई म्यूजिक सुनते हो तो वो म्यूजिक तुम्हें क्या महसूस कराता है ये चीज तुम उस साउंड के फिजिकल डिस्क्रिप्शन से पता नहीं लगा सकते। अगर ऐसी कोई चीज बनती है जिससे हम हमारा ऑब्जेक्टिव नॉलेज है वो ट्रांसफर कर सके बैट्स को या अदर स्पीसीज को, तो बैट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि साउंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें बैट्स भी जान जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बींग्स म्यूजिक सुनेगा, उसको फील करेगा, और ऑन द अदर हैंड बैट्स उसी साउंड का इस्तेमाल करेंगे टू नेविगेट। उन दोनों के पास साउंड का एक ही ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, लेकिन उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस टोटली अलग है। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी तो हम साइंस तो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसनेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन नेगल फिजिकलिज्म को पूरी तरीके से डिसमिस नहीं करते। वो बोलते हैं कि हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिजिकलिज्म को डिसमिस करना प्रीमेच्योर होगा। इशू ये नहीं है कि फिजिकलिज्म गलत है, लेकिन हमारे पास थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है टू अंडरस्टैंड ये सही कैसे हो सकता है। अर्ली टाइम्स में जब साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी तो लोगों को वो चीज़ मिस्ट्री लग रही थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, इनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। वैसे ही फिजिकलिज्म को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें एक नया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए होगा, जो क्लियरली हमें बताएगा कि मेंटल स्टेट्स और फिजिकल स्टेट्स दोनों सेम कैसे होते हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस समझने के लिए एम्पैथी और इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, और इससे नेगल कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी लिमिट हो जाती है। अगर हमें ये पता चल सके कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का ऑब्जेक्टिव नेचर क्या होता है, तो हम हमारे अलावा बाकी लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़ जान सकते हैं, और इन्हीं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन करने के लिए वो एक मेथड बताते हैं, एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी। इस मेथड में एम्पैथी और इमेजिनेशन का यूज़ नहीं होगा, बल्कि हम ऑब्जेक्टिवली एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करेंगे। इससे हमें कई हद तक ये पता चल सकता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। उस फीलिंग को हम ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी। नेगल बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी सभी एस्पेक्ट्स को कैप्चर नहीं कर सकती, लेकिन ये मेथड एम करती है टू डिस्क्राइब एटलीस्ट सम एक्सपीरियंसेस, सम एस्पेक्ट्स जो हम ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकें। इससे क्या होगा कि एक इंसान जिसने कोई चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की, उस इंसान को वो चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। उससे ये पता चलेगा कि वो चीज़ कैसे फील होती है, उस चीज़ का क्या कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, ये उस इंसान को पता चलेगा। नेगल एग्जाम्पल देते हैं कि अगर तुम्हें एक ब्लाइंड पर्सन को साइट यानी दृष्टि एक्सप्लेन करनी है, तो तुम इस मेथड से ब्लाइंड पर्सन को वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। वो ब्लाइंड इंसान पूरी तरीके से साइट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, लेकिन इट्स बेटर देन सेइंग रेड इज लाइक साउंड ऑफ अ ट्रम्पेट। अब ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये एक डिबेटेड टॉपिक है, लेकिन ये डेफिनेटली एक थॉट प्रोवोकिंग अप्रोच है टू द मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस।